हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम भारतीय संविधान के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने भारतीय संविधान का भाग 3 को शुरू किया था। पिछले क्लास में हमने भारतीय संविधान के भाग 3 को शुरू किया था। आपको पता होगा कि भाग 3 12 से लेके 35 तक कितने अनुच्छेद हैं? 12 से लेके 35 तक। हमने 12 से लेकर 19 तक कर लिया था। 12 से लेके 19 तक पिछले क्लास में कर लिया था। आपको पता होगा कि 14 से लेके 18 तक हमें किस चीज को दिखाया जाता है? समानता को। हमें किस चीज को अधिकार मिला है? समानता का अधिकार। ये मैं पूरा पढ़ चुके थे। हम लोग 19 को शुरू किए थे। मैंने 19 के बारे में बताया था कि ये भारतीय संविधान का रीढ़ है। रीढ़ मतलब बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के रीढ़ की हड्डी। ये भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और मैंने 19 में बहुत खास तरह के आपको बताया था कि 19 में हमें बहुत से, जैसे 19 के क में हमें दिया जाता है स्वतंत्रता, जैसे मीडिया का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। फिर ख में देता है कि आप सभा कर सकते हैं। फिर ग में देता है कि आप समिति बना सकते हैं। फिर उसके बाद भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण करने के बाद बसने का, ठीक, व्यापार करने का, बसने के बाद संपत्ति खरीदने का, और अंत में देता है व्यापार करने की अनुमति। ये सब हम लोग को कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है कहाँ पे? अनुच्छेद 19 में। ठीक, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए कि अनुच्छेद 19 हमें क्या क्या अधिकार देता है। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 19 हम लोग लास्ट क्लास में इतना पढ़ के आए हैं। आज हम शुरू करेंगे अनुच्छेद संख्या 20। आपको पता होगा कि 19 से 22 किस चीज को दिखाता है? स्वतंत्रता को। 19 से 22 किसको दिखाता है? स्वतंत्रता को। तो हम 19 पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा 20, अनुच्छेद संख्या 20। तो 20 में 3 प्रकार की बातों को बताया गया है। देखिए 20 में कितने प्रकार की बातों को बताया गया है? 3 प्रकार का। पहले को बोलते हैं डबल जियोपैथी। डबल जियोपैथी, पहले वाले नियम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डबल जियोपैथी। अब इसका मतलब समझिए। मतलब डबल जियोपैथी कहता है कि एक गलती का हमें एक ही सजा मिलना चाहिए। एक गलती का एक ही सजा हो, एक ही सजा हो। डबल जियोपैथी नियम क्या कहता है कि किसी भी गुनहगार को एक गलती का एक सजा मिलना चाहिए। किसी भी गुनहगार को एक गलती का क्या मिलना चाहिए? एक सजा मिलना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। डबल जियोपैथी क्या कहता है कि एक गलती की एक ही सजा होनी चाहिए। एक गलती की एक सजा होनी चाहिए। डबल जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं हम एक्सपोर्ट फैक्ट करके। दूसरे इंग्लिश में ये ज्यादा ये नियम समझ में नहीं आता है। इसका अभी हिंदी बताऊंगा तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। एक्सपोर्ट फैक्ट मतलब ये कहता है ना कि जिस समय हम लोग क्या करें, अपराधी को जो सजा मिलेगा, अपराधी को जो सजा मिलेगा वो उसके अपराध करते समय के उम्र के अनुसार मिलेगा। वो अपराध करते समय के कानून के अनुसार मिलेगा। अपराध के समय के कानून के अनुसार मिलेगा। कानून के अनुसार मिलेगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बहुत आसान। एक हैदराबाद में एक संध्या नाम का रेप केस का जो केस था, बहुत ही फेमस केस था। उसमें एक सलीम नाम का लड़का था जिसे उस समय नियम था कि 18 साल से कम बच्चों को, लेकिन ये अब नहीं है, ये मत समझिएगा मैं अभी कह रहा हूँ। उस समय नियम था 2012-13 में कि 18 साल से कम बच्चे को रेप केस में सजा नहीं मिलेगा। तो वो सलीम आज भी खुलेआम घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। जिसके बाद ये कर दिया कि अपराध के वक्त आपकी उम्र 16 वर्ष पे ही आपको बालिग मान लिया जाएगा और आपको सजा दिया जाएगा। तो उस समय से ही, उससे पहले से ही हमारे संविधान में ये नियम है कि हम जिस समय अपराध कर रहे हो उस समय जो कानून है वही। अब ये नहीं कि हमारे अपराध करने के बाद कोई कानून बनेगा और उसके अनुसार हमें सजा मिलेगा। नहीं, हमें सजा अपराध करते वक्त तक जो कानून है उसी के आधार पर मिलना चाहिए। तो इंग्लिश में ये ज्यादा सब समझ में आते नहीं है। डबल जियोपैथी हो गया या एक्सपोर्ट फैक्ट हो गया, लेकिन हिंदी में ये बहुत आराम से समझ में आ जाते हैं। फिर बात किया जाए अभी 20 का 3, तो 20 का 3 जो होता है इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये कहता है कि इंसान को खुद का बचाव करने का मौका दिया जाएगा।
आप चाहे अपराधी हो चाहे कुछ भी हो, अपराधी भी हो आप यदि, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना खुद का संरक्षण कर सकते हैं, खुद का संरक्षण करने की आजादी दी जाएगी, खुद का संरक्षण करने की आजादी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप अपराधी हैं तो आपको आपका संरक्षण करने की आजादी भी छीन ली जाएगी। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है ये क्या कहता है, अपराधी को खुद की संरक्षण करने की भी अनुमति दी जाएगी। तो आप 20वें अनुच्छेद में भी देख रहे हैं कि आपको इनडायरेक्टली बहुत सी आजादी का ही बात हुआ। हम तो जानते हैं कि 19 से 22 तक आजादी का अधिकार, किस चीज का हम पढ़ रहे हैं, आजादी का अधिकार। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 19 से 22 हम क्या पढ़ रहे हैं, आजादी का अधिकार। अच्छा ठीक है, हम 19 पढ़ लिए, जो इतना था वो लास्ट क्लास में पढ़े, 20 पढ़ लिए। अब हमें बात करना 21 का। तो 21 कुछ खास तरह का है। देखिए 21 हमें विशेष अधिकार देता है। क्या विशेष अधिकार देता है, जो 21 है वो शुरू 21 का क बोल दीजिए, वो हमें देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब हमें मरने की अनुमति नहीं है, हमें बस जीने का अधिकार है। अपने आप को मारना भी क्या है, एक प्रकार का अपराध है, इसीलिए हमें आत्महत्या क्या है, आत्महत्या क्या है, एक इलीगल माना जाता है, एक गैर कानूनी काम माना जाता है। क्योंकि अनुच्छेद 21 का क्या कहते हैं कि बस प्राण आपको मिला है तो आप जी सकते हैं, आपको मरने की अनुमति नहीं है, और आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे के प्राण पे भी नुकसान है। इसी वजह से आपको एक पता होगा, एक गाड़ियों में चालान करता है पॉल्यूशन का, कि आपकी गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो आपको क्या कर दिया जाता है, चालान कर दिया जाता है। आपको क्या कर दिया जाता है, चालान। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके पॉल्यूशन करने से किसी को बीमारी होगी और उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो बीमारी मौत का कारण बनेगी, तो उस इंसान के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। इसीलिए 21 का क बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हमें किसी इंसान को मारने की अनुमति नहीं है, हमें अपने प्राण को भी, यहाँ तक कि खुद को मारने की अनुमति नहीं है, हमें बस जीने का अधिकार है, हमें बस जीने का अधिकार है। तो 21 का क हमें क्या देता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या देता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। वहीं पे 21 का ख कहता है कि 21 का ख कि 21 का ख क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। मतलब हम उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। किसको, वो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, वो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, 21 का ख बोलता है कि हम उन्हें शिक्षा देने से दूर नहीं कर सकते, उन्हें शिक्षा से रोक नहीं सकते। तो उम्मीद है आपको 20 और 21 आराम से समझ में आ रहा होगा। दोनों में ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, और आप समय के साथ हर एक दिन पे वीडियो अपलोड होता रहता है तो आप याद भी कर रहे होंगे। चलिए, तो 19, 20, 21 तीन हो गया। अब इसके बाद जो 22 है, मैं सोच रहा हूँ, चलिए उस 22 को भी मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। 22 जो है हमें गिरफ्तारी के प्रति आजादी, संरक्षण को देता है। 22 हमें क्या देता है, ये चाहे 22 बहुत सही है, हम उसे ठीक से थोड़ा लिखते हैं ऊपर, ठीक। तो 22 जो अनुच्छेद 22 है, 22 है, ये हमें क्या देता है, आजादी के प्रति संरक्षण, गिरफ्तारी से बचाव करता है। हमें किस चीज से बचाव करता है, गिरफ्तारी से। देखिए ये कैसे, अच्छा ये दो प्रकार से होता है। देखिए अनुच्छेद 22 को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 22, देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 जो है ये हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब ध्यान से सुनिए, ऐसे कैसे गिरफ्तारी से संरक्षण, इसको इस तरह दो ग्रुप में बांटा गया है। जो 22 का एक क, ख और ग ये अलग है और घ अलग है। अब ध्यान से समझिए, 22 का क कहता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाया जाएगा। वारंट मतलब एक लिखित पत्र होता है कि हाँ आपको गिरफ्तारी, जैसे छोटे मोटे मुजरिम है तो आपके प्रति जो वारंट जारी करता है वो एसडीएम जारी कर देता है, थानेदार जारी कर देता है, और ज्यादा बड़े हैं तो डीएम करेगा, उससे ही बड़े हैं तो मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह समझिए कि जो गिरफ्तारी करने का ये जो है ना, गिरफ्तारी वारंट, ये कौन करने का देता है अनुमति, तो ये छोटे मोटे मुजरिमों को कौन दे देता है, छोटे मोटे मुजरिमों को देने लगते हैं कौन,
उम्मीद है आप मेरे बातों को समझ रहे होगे। एसडीएम, यदि आप बड़े अपराधी हैं तो आपके प्रति वारंट कौन जारी करेगा, आपके प्रति वारंट कौन जारी करने लगेगा तो वारंट जारी करने लगते हैं कौन लोग, जैसे डीएम हो गए, ऐसे सब लोग। तो एक 22 का क हमें देखिए संरक्षण दे रहा है कि कोई आपको गिरफ्तार बेवजह नहीं कर सकता है, उसे गिरफ्तार करने के लिए आपको पहले वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए जब आप गिरफ्तार हो गए, आपको वो जेल में रखा है, तो वो आपको जेल में रख नहीं सकता है, आपको वो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। न्यायालय मतलब कोर्ट के अंदर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और सुनिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 24 घंटा मतलब एकदम 24 घंटा, हो सकता है आपको सैटरडे के दिन ले, मतलब शनिवार के दिन, तो आपको संडे के दिन भाई कैसे ले जाएगा, तब थानेदार की भी मजबूरी बन जाएगी कि वो आपको रखेगा। अच्छा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तब एक और बात समझिए, अब ये मत समझिए कि आप अपराध करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में ले जाएगा। अरे भाई, पुलिस वाला उसके पास बहुत तरीका है, सरकार को बोल देगा, न्यायालय को बोल देगा कि मेरे गाड़ी खराब हो चुकी थी, तो आपको 2 दिन रख लेगा जेल में। न्यायालय पूछेगी तो बोल देगा कि ट्रैफिक बहुत था, लाने में परेशानी होता, इसलिए हमने इनको 2 दिन रख लिया, तीसरे दिन लेके आए। तो आप ये मत समझिए कि 24 घंटे वाला नियम ये कानूनी तौर पे तो फॉलो होता है, लेकिन इसके पीछे बचाव करने के पुलिस के पास भी बहुत ज्यादा अधिकार होता है। तो ये नियम अपने आप में अच्छा भी है और कई समय के लिए लोगों के लिए बुरा है। यदि पुलिस चाह दे तो आपको 2-4 दिनों तक तो झेला ही सकती है। अच्छा ठीक है, ये वारंट हो गया, ये 24 घंटे में न्यायालय। तीसरा ये है कि आपको भी वकील, आप चाहे मुजरिम हो चाहे कुछ भी हो, आपको वकील रखने की क्या है, आजादी है, लॉयर रखने की आजादी है। कोई आपको वकील रखने से नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई वकील तैयार नहीं हो रहा है तो आपको सरकार वकील, आप उसका फीस भरिए, सरकारी वकील मिलेंगे। यहाँ तक कि वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपना पक्ष खुद लड़ सकते हैं, आप अपना पक्ष खुद लड़ सकते हैं। तो इस तरह अनुच्छेद 22 का जो प्रथम भाग था, क ख ग न, देखिए हमको अधिकार देते हैं, लेकिन ये सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये सब क्यों कर रहा है, अपराध कर चुके हैं, आपको रोकने के लिए निषेध, अपराध करने के लिए। और यदि आप अभी अपराध किए नहीं हैं, अपराध करने वाले हैं, तो उस वक्त में आपके ऊपर लगते हैं संदेह के कानून। क्या लगते हैं, संदेह वाले कानून। अब संदेह के कानून क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको पता होगा कि बहुत से नेता रैली करने आते हैं और सुनने में आता है कि रास्ते से ही पुलिस ने उन्हें उठा लिया, रास्ते से ही पुलिस ने उन्हें उठा लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहां तक तो आपने अपराध किया, आपको अपराध की सजा मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके वजह से अपराध होने वाला रहता है, और वहां पे पुलिस ये सोचती है कि हमें अपराध को रोकना है, और अपराध को रोकने के लिए जो गिरफ्तारी होती है उसे बोलते हैं कि संदेह है, ये निषेधात्मक बोलते हैं। ये जो हुआ ये निषेधात्मक, रोकने के लिए किया गया, और ये जो हुआ संदेहात्मक, मतलब संदेह के शक के आधार पर किया गया। तो इसमें अब 19-22 का घ कहता है कि यदि आपको संदेह है कि आपकी वजह से क्या होगा, कहीं पे बहुत बड़ा अपराध होने वाला है, बहुत बड़ा अपराध होने वाला है, तो आपको बिना वारंट के, बिना बिना 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाए और बिना किसी वकील के पुलिस आपको रख सकती है। मतलब आपके सभी अधिकार जो इधर दिख रहे थे वो इधर आके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आपके सारे अधिकार जो उधर अभी अधिकार लग रहे थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आप मेरी बातों को समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितनी खूबसूरती से बनाया गया है कि जो अधिकार हमें यहाँ पे दिए गए आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। अब जो फिल्म में दिखाते हैं कि पुलिस जब भी जाते बोलते हैं कि आपके पास अरेस्ट वारंट का है, पुलिस हर वक्त आपको अरेस्ट वारंट नहीं दिखाएगी, बोलेगी मुझे आप पे संदेह है। अच्छा, संदेह हो तो कितने दिनों तक रख सकती है, 3 मंथ, 3 महीना रखेगी। उसके बाद आपको कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट से हो सकता है कि वो फिर रिक्वेस्ट कर दे, गुजारिश कर दे कि अभी बहुत खतरनाक आदमी, इसको 3 महीना और रहने दीजिए। और कोर्ट भी आपके ऊपर ध्यान देगी। मान लीजिए कोर्ट को भी लगा, जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जब जम्मू कश्मीर से विशेष अधिकार हटाए गए थे तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले लोगों को 1.5 साल तक बिना किसी वारंट के, बिना किसी वकील के कहाँ रखा गया, जेल में। 1.5 साल बाद उनकी सुनवाई की गई। तो इस तरह हमने अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पढ़ लिया। देखिए अभी एक बार फिर से रिवीजन किया जाए। 12 और 13 तो बस परिभाषा और अल्पीकरण था। 14 से लेकर 18 तक हमने समानता का अधिकार देखा। क्या देखा, समानता का अधिकार। फिर
19 से लेके 22 तक हमने क्या देखा, आजादी का अधिकार, आजादी का अधिकार। ठीक, अब हम देखेंगे 23 और 24। 23 24 क्या है, तो हमें शोषण के प्रति आवाज, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, मतलब शोषण के प्रति आवाज उठाना, शोषण के प्रति आवाज उठाने का अधिकार। देखिए इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो 23 और 24 हमें क्या दिखाता है, शोषण के प्रति आवाज उठाने की स्वतंत्रता। 23 और 24 हमें क्या देता है, शोषण के प्रति आवाज उठाने की स्वतंत्रता। देखिए मैं अभी आपको अनुच्छेद, शोषण के प्रति, राइट टू अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, शोषण के प्रति आवाज उठाने की क्या देता है, ये आपको अनुमति देता है, राइट टू अगेंस्ट एक्सपोलिएशन। जैसे पहला, इसमें अनुच्छेद क्या है, सबसे पहले 22, क्या है, अनुच्छेद 23, सॉरी अनुच्छेद 23, ये कहता है कि हम किसी भी इंसान को, ध्यान से सुनिए, ये क्या कहता है, हम किसी भी इंसान को, किसी भी मजदूर को, हम किसी भी इंसान को या किसी भी मजदूर को, ये क्या कहता है, हम किसी भी इंसान को, या ये बोल लीजिए मजदूर को, या जिसको भी आप समझ सके, हम बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि हम किसी भी इंसान या मजदूर को बलात् श्रम नहीं करा सकते। और क्या कहता है, बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी जो पहले के जमाने में चलता था, बिना पैसे का काम कराना, ये भी अब हम नहीं करा सकते। इस तरह कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता है। अब इसका मतलब, अच्छा, जैसे आपको लग रहा है कि कोई आपको कम पैसा पे काम करा रहा है, कोई आपको कम पैसा पे जबरदस्ती काम करा रहा है, जबरदस्ती, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से गए, कम पैसा पे काम करना है और फिर क्या कर दिए, आप उसी पे केस कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार भी ध्यान देती है। तो आप कम पैसा पे कोई आपसे जबरदस्ती कार्य कराए, तो इससे हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है, शोषण। तो हम उसके प्रति क्या कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, या मानव अधिकार हनन के केस में उसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बुला सकते हैं। अभी हम कैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अनुच्छेद 23 यही कहता है कि किसी भी इंसान या मजदूर को हम बलात् श्रम, बेगारी या कम पैसा पे जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, नहीं तो वो हमारे प्रति शोषण करने का क्या लगा देगा, आरोप लगा देगा। ठीक, अनुच्छेद 24 जो है वो भी हमें शोषण के प्रति आवाज उठाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 24 कुछ इस तरह है। अनुच्छेद 24 कहता है कि हम 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को हम खतरनाक काम, जोखिम वाले कामों में नहीं लगा सकते, जोखिम वाले कार्य नहीं करा सकते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। मतलब कहने का मतलब कोई भी खतरनाक काम, रिक्सी काम, जिसमें जान का जोखिम हो, खतरनाक कार्य मतलब जिसमें जान का क्या हो, जोखिम हो, वो काम हम नहीं करा सकते हैं। किससे, किसी भी ऐसे इंसान से जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, किसी भी ऐसे बच्चे से जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, हम ऐसे कार्य नहीं करा सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो इस तरह हमने जो तीसरा हमारा मानव अधिकार था, शोषण के प्रति आवाज उठाने, इसमें मात्र 2 अनुच्छेद पढ़ना है, 23 और 24। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और आगे चला जाए। अभी भाग 3 पे भाग 3 पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है, और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा। हो सके वो इतना लंबा नहीं बने, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लेने की कोई कोशिश नहीं करूंगा, और मैं आज ही इसमें और इस वीडियो को भले थोड़ा लंबा कर दूं, लेकिन एक और मानव अधिकार को पढ़ा दे रहा हूँ, मूल अधिकार को पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए भारतीय मूल अधिकार को ध्यान से समझिए। अब इस तरह समझिए कि जो, अब देखिए 23 24 हमने शोषण के प्रति पढ़ लिया। अब 25 से 28 जो है, जो 25 से 28 है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद हम कहां से कहां पढ़ेंगे, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए 25 क्या कहता है, 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं। अंतःकरण, 23 हमें क्या बताता है, अंतःकरण,
करण मतलब हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन हमें ये कार्य पैसा के लालच में, पैसा या किसी भी वस्तु के लालच में नहीं कर सकते हैं। हम यदि कहीं भी धर्म परिवर्तन यदि हम पैसा रुपए के लालच में कर रहे हैं तो ये क्या है, अवैधिक है। तो अनुच्छेद 25 भले कहते हैं कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमारा मूल अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को माने, हम किसी भी धर्म का पालन करें, कोई हमें रोक नहीं सकता है, हमें कोई रोक नहीं सकता। भारत के अंदर ये क्या, अच्छा ये जो हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं क्या हर जगह है? ऐसा नहीं है। ये मूल अधिकार हम कहाँ पढ़ रहे हैं? भारत में। तो भारत किस मूल अधिकार में? अनुच्छेद 25 कहते हैं कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं बिना पैसा वस्तु के लालच किए हुए। 25 कहता है कि हम धार्मिक नियोजन कर सकते हैं, मतलब धार्मिक कार्यक्रम का नियोजन कर सकते हैं। हम धार्मिक कार्यों का, धार्मिक कार्यक्रमों का नियोजन कर सकते हैं, हम धार्मिक कार्यों का नियोजन कर सकते हैं। ये हमें क्या बोलता है? ये हमें कहता है अनुच्छेद 26 कि हम धार्मिक कार्यों का नियोजन, कार्यक्रमों का नियोजन कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। जैसे यदि हम हिंदू हैं तो हम भंडारा कर सकते हैं, हम हिंदू हैं तो हम हनुमान जी का व्रत करेंगे, हम हनुमान जी का पाठ रखवाएंगे, हनुमान जी का क्या करेंगे, तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। तो यही कहते हैं, देखिए 25 कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को अपनाए, भारत के संविधान को, उससे दिक्कत नहीं है। आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को करें, बस उससे दूसरे इंसान का मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, दूसरे इंसान के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, तब तक सही है। जब तक नहीं होना चाहिए, जब तक आप ये करे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान का हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 26 ये कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक पैसों पे टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक पैसों पे, जो धार्मिक पूंजी है, उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपको धार्मिक कार्यक्रम करना है तो उसके लिए आपने सबसे पैसा लिया, तो उस पैसे के ऊपर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। तो धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किए हुए पैसे पर 27 क्या है कि धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो क्या होता है? टैक्स फ्री होता है, उस पे किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। धार्मिक कार्यों के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग सकता है, उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग सकता। ये क्या है? अनुच्छेद 27। ये हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 27 कि धार्मिक कार्यों में जो पैसा इकट्ठा धार्मिक कार्यों के लिए किया गया है, जो धार्मिक रूप से जो पैसा इकट्ठा किया गया, उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अनुच्छेद 28 जो आखिरी अनुच्छेद है इस वाले भाग का नहीं, इस अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का, ये कहता है कि सरकारी पैसे से चल रही संस्थाओं में, मतलब ऐसी संस्था जिसे कौन चला रही है? सरकार चला रही है। ऐसी संस्था जिसे कौन चला रही है? सरकार चला रही है। उसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अब बहुत से लोग इसको ऐसा जोड़ते हैं कि हिंदुओं का तो धार्मिक ज्ञान भाई संस्कृत स्कूलों में दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत हमारा धार्मिक ज्ञान नहीं है, ये एक प्रकार की भाषा है। उसी तरह उर्दू कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो क्या है? भाषा है। तो हम इस तरह धार्मिक ज्ञान का नहीं बल्कि भाषा का देते हैं। किस चीज का शिक्षा देते हैं? भाषा का। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी संस्था को जो सरकार के पैसों से चल रही है उसे धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक ज्ञान देने की अनुमति नहीं है। क्या ये प्राइवेट संस्थाओं को है? तो हाँ है। प्राइवेट संस्था किसी भी धर्म का प्रमोशन कर सकती है, किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकती है, किसी भी धार्मिक ज्ञान को दे सकती है, लेकिन उसमें भी कंडीशन यही है कि अंतःकरण होना चाहिए। मतलब धर्म अपना सकते हैं,
धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन पैसा वस्तु का लालच हम नहीं दे सकते। हम किसी भी प्रकार के पैसे और वस्तु का लालच नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह हमने कुल 4 मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया है। अब बस 29 और 30 पढ़ना है जो एक में, फिर 31 पढ़ना है और 32 से लेके 35 पढ़ लेना है। ये 3 मौलिक अधिकार है। मैं इनका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कल पढ़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो बस ये 3 मौलिक अधिकार अगले हमारे वीडियो में कंप्लीट करना है, और इस तरह हम भाग 3 को कंप्लीटली क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सभी के सभी वीडियो, और आप पढ़ भी रहे होंगे। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, और कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के। धन्यवाद।